हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं अर्पित आपको पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको जो चैप्टर नंबर आपका 6 और चैप्टर नंबर आपका 8 है, वो दोनों चैप्टर आपके एक ही हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जिस हमारी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होती है, वो आपको चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8 वो दोनों में पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मैंने एक ही चैप्टर में उन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझाया है। तो ये आपका लेक्चर नंबर आपका 12 है। पिछले लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस सभी को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा एस्टिमेशन होता है वो माना किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, जैसे आप कोई कार्य जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम करने जा रहे हैं, तो कार्य का आरंभ करने से पूर्व कार्य में लगने वाले सामानों की लिस्ट तैयार करना एस्टिमेशन कहलाता है। मीन्स जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग का हमें कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए हम लोग पहले उसका आइडिया लेते हैं कि उसमें कौन कौन से सामान और मटेरियल्स का यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉस्टिंग पे। जो हमारा कॉस्टिंग होता है, मीन्स उस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके सामानों में कितने मूल्य सहित सूची, मतलब आप जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उसमें आपको मटेरियल कौन कौन से लगेंगे और उन मटेरियलों को खरीदने में आपकी कितनी क्या मूल्य रहेगा, को वो सब की जांच हमें किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले करनी जाती है। तो यही हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कहलाता है। मीन्स जब भी हम कोई प्रोजेक्ट या कोई बिल्डिंग या कोई अदर चीज़ बनाते हैं, तो उससे पहले उसकी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, मीन्स उसमें जो जो मटेरियल्स हमारे लगने वाले हैं और उन मटेरियल की हमारी क्या कॉस्ट है, उन सभी को देखकर हम लोग उस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से लेकर समाप्त करने तक उस कार्य में लगने वाले सामानों का सही आकलन करना बहुत ही आवश्यक होता है। मीन्स जब कोई आप काम या कोई प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं, तो उसमें कार्य को आरंभ से लेकर समाप्त तक उसमें जो भी चीज़ें हमारी लगी हैं, अच्छी क्वालिटी की यूज़ होनी और कम कीमत पे उन सभी का यूज़ होना है। तो यही देखकर हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग या प्रोजेक्ट को कार्य करते हैं। ठीक है, तो यदि सामानों का सही आकलन नहीं किया जाएगा, तो किसी प्रबंध संभावना के समान या घट सकता है या बढ़ सकता है। मीन्स अगर आपने पहले से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नहीं की है, तो आप कैसे कोई मटेरियल लेके आए हैं, तो आप मटेरियल आपका बच सकता है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उस मटेरियल की कमी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक आइडिया दे देते हैं कि कितना मटेरियल का सामान हमें यूज होना है, तुम उसकी कितनी कॉस्ट पर उसे खरीदें। तो ये हमारा एस्टिमेशन कॉस्टिंग के तहत ही आता है। ठीक है, अब जो हमारा इसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग में जो लेबर चार्ज टोटल मटेरियल कॉस्ट का 10% होता है। मीन्स जो लेबर चार्ज होता है वो कितनी टोटल कॉस्ट होती है उसका हमारा 10% होता है लेबर चार्ज। ठीक है, अब किसी कार्य को प्रारंभ करने से लेकर अंत होने तक जो उस कार्य को देखभाल करता है उसको हम लोग सुपरवाइजर कहते हैं। जैसे कि किसी कार्य का हमने शुरू किया और उसका ठेका हम लोगों ने एक सुपरवाइजर को दे देते हैं। मीन्स वो उस कार्य को होने से अंत तक जो जो उसमें मटेरियल्स का यूज़ हुआ है और कितनी कीमत पे हम लोगों ने उसको खरीदा है, वो सब सुपरवाइजन के तहत ही आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो पर्पस होता है, क्या होता है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से वायरिंग के लिए बजट तैयार किया जा सकता है। मीन्स
अगर आप एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं को किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे आपको वायरिंग का ठेका दिया गया है, तो उसमें कितने प्रकार के वायर्स का यूज़ होगा, कितने मीटर तक की वायर का यूज़ होगा, तो इससे हमें एक आइडिया मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। और रिक्वायर्ड ड्राइंग अथवा मैप को अंतिम रूप में देने के लिए मीन्स हम एक मैप तैयार कर लेते हैं इसकी सहायता से, मीन्स जो हमें बताता है कि यहाँ पे कैसा पंखा लगाना है, कितने बल्ब लगाने हैं यहाँ पे। तो ये हमें आइडिया दे देता है मैप कि हमें कितनी लाइटिंग एंड फैंस की एक रूम में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों। अब जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग को प्रोजेक्ट प्लानिंग में हेल्प मिलती है, मीन्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के हम लोग से हमारा जो प्रोजेक्ट प्लान होता है उसमें हेल्प मिलती है, जो पीछे भी हमने आपको बताया है। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है। ठीक है दोस्तों। अब विद्युत प्रणाली के अनुमान में आवश्यक मटेरियल की मात्रा, लागत का अनुमान लगाया जा सकता है, मीन्स मटेरियल हमारा कितना यूज हो रहा है एंड कितनी लागत पे उसे खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इससे हमें एक अनुमान लगाया जा सकता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के पर्पज से। हम देखते हैं कि एम ऑफ द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जो हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता है उसका क्या उद्देश्य है। विद्युत परियोजना की कुल लागत पर निर्धारण करना, मीन जो हमारी कुल लागत होगी उसी के अनुसार हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत परियोजना में जो हमारा प्रोजेक्ट के लिए बजट तैयार करना, इससे हमारी जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उससे एक बजट तैयार हो जाता है कि हमें इतने मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है। शामिल लागतों की सटीकता का अनुमान लगाना, जिससे काम पूरा करने में मदद मिलती है। इससे हम लोग किसी भी काम को करने में एक एक्यूरेसी मिल जाती है कि वह काम इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा हमारा, बिना किसी हानि के कारण। ठीक है। अब देखिए जो प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में क्या हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ इसके बेनिफिट भी हो सकते हैं, तो वही इसमें बताया गया है। गलत अनुमान से वायरिंग में प्रोजेक्ट की लागत आगे आ सकती है। अगर आपने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को सही से नहीं किया, ठीक है, जैसे कि आप एक दुकान में गए, ठीक है, और ये दूसरी दुकान है, ये दुकानदार उसी सेम मटेरियल्स को अधिक रेट पे दे रहा है, ठीक है, और ये दुकानदार उसी मटेरियल्स को कम रेट पे दे रहा है। तो इस जैसे हमने यहाँ से खरीद लिया जो हमें अधिक मूल्य पर देना है, हम आगे और दुकानों पर पूछने नहीं गए, तो इससे हमें हानि हो सकती है। इसलिए हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के तहत मार्केट का जो माना होता है विजिट करना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि जो मटेरियल्स होते हैं किस रेट पर और कितनी क्वांटिटी में हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें मार्केट में जो होना चाहिए वो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब जो गलत अनुमान से हमारा प्रोजेक्ट में हमें अधिक का लागत हो सकती है, मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया मटेरियल और श्रम की लागत में उतार चढ़ाव के अनुमान और लागत पर प्रभाव। जैसे आप मटेरियल आप कभी किसी और दुकान से ले आए और कभी किसी और दुकान से, तो उसके से हमारे उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे हमारी जो लागत होती है कीमत वो कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। और जो हमारे लेबर की लागत होती है, किसी दिन कोई और लेबर को लेके चले आने, किसी दिन कोई और, कुछ से हमारी जो लेबर की कॉस्ट होती है वो किसी दिन ज़्यादा हो सकती है, किसी दिन कम हो सकती है। तो ये हमारा जो होता है लेबर कॉस्ट और एस्टिमेशन कॉस्ट को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं जो विद्युत परियोजना में मानकीकरण की कमी से अनुमान और लागत की समस्याएं। मीन जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया और किसी से पूछताछ नहीं किया, आप ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया को उसमें आपका जो एस्टिमेशन का जाएगा और कॉस्ट भी आपकी अधिक जाएगी। इसलिए सभी से पूछताछ करके हमें किसी भी प्रोजेक्ट को शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। विद्युत परियोजना में यूज होने वाले मटेरियल को कभी भी एक ही
शॉप से मत खरीदें। मीन्स जो हमारा पीछे मैंने बताया था कि जो मटेरियल होता है उससे कभी भी किसी एक शॉप से मत खरीदना चाहिए, क्योंकि वो कहीं किसी दुकान जैसे यहाँ पे ज़्यादा रेट पे देना है, यहाँ पे कम रेट पे देना है, तो इससे हमारी जो होती है कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। अब जो होता है क्वालिटी ऑफ गुड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जैसे अनुमान और लागत की सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपने एस्टिमेशन कॉस्टिंग की जो एक्यूरेसी का पता लगा के आपने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग किया, जैसे आपने दुकानों पे गए, वहाँ पूछा कि इतने के रेट पे हमें सामान दिया जाता है, तो आपने एक्यूरेसी के साथ उस एस्टिमेशन एंड कॉस्ट से ज़्यादा प्रोजेक्ट को सफल बनाया, तो उससे हमें मदद मिल सकती है। ठीक है। गुड नॉलेज एंड पर्टिकुलर मटेरियल, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप कोई सामान खरीदने गए, चाहे आपको ही नहीं पता है कि ये सामान इतने रेट पर दिया देना है, दुकानदार आपको कैसे बता सकता है। ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे नॉलेज होना चाहिए इस मटेरियल्स के बारे में, और पर्टिकुलर मटेरियल्स होना चाहिए। ठीक है। तो ये माना हो गया गुड एंड बैड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बातें। अब जान देखिए हमारे जो डिफरेंट टाइप के एस्टिमेट होते हैं, ये पूछा जाता है आपसे। जैसे जो हमारा होता है रफ एस्टिमेट, होता है डिटेल एस्टिमेट। ठीक है। रफ एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो होता है हमारा 10 से 15% का होता है। एनिमल मेंटेन एस्टिमेट एंड रिसीव एस्टिमेट, ये हमारे 5 एस्टिमेट होते हैं जो आपसे पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हीं टॉपिक को लिख दीजिएगा बस ऐसे ही। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखिएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में बताया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ये चैप्टर नंबर 8 और 6 को मैंने कंबाइन करके इसमें बताया है। इसी का जो आगे का लेक्चर है कल मैं आपको बताऊंगा कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो ओवरहेड होता है एंड अंडरग्राउंड होता है, जो हमारे वायर्स जाते हैं, उनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो कल के लेक्चर में मैं आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में और चीज़ें बताऊंगा। आज के लेक्चर में मैंने बस इतना ही थोड़ी बात को ही कवर किया है। आशा है आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कर दीजिए, और जिसने भी अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक की बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।